एसपीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एक बेहद ही यूनिक चैप्टर ब्रीथ सर्किल के विषय में यह वीडियो प्रेषित करूंगा और अक्सर होता यह है कि सर्किल के जो पॉइंट हैं, जो गढ़ती उसकी भाषा है, प्राय बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, सुखद नहीं निकलते। जब आप भाव को ही नहीं समझ पाएंगे, प्रश्न का जो मूल सेंस है, जो मूल भाव है, उसको समझ नहीं पाएंगे, सर्किल के जितने पार्ट्स हैं, सर्किल के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, जब तक उसकी भूमिका को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप अच्छे से सर्किल के जो भी प्रश्न होंगे नहीं कर पाएंगे। आज मैं बिल्कुल धरातल से, निचले स्तर से इसकी शुरुआत करूंगा और उम्मीद रखता हूं कि इस वीडियो को यदि आपने शुरू से और अंत तक देखा तो कोई संदेह नहीं कि बड़ी क्लैरिटी के साथ आपके प्रत्येक बिंदु के विषय में एक समझ पैदा होगी। उसके उपरांत जो भी प्रश्न को आप लगाएंगे तो बड़ी भूमिका होगी इन बिंदुओं को, सर्किल के जो अवयव हैं उनको समझने के बाद बड़ी सुविधा होगी और बड़े से बड़े सवाल आसानी से आप हल कर सकेंगे। बहुधा ऐसा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं, हम उसके पूरे जो कंसेप्ट है, पूरी जो अवधारणा है, पूरी जो उसकी परिकल्पना है, उसको हम ले नहीं पाते हैं, जिसके वजह से तमाम परेशानियां आपको होती हैं। और हाई स्कूल तो एक बेस है, एक आधार है। अगर यहाँ से गणित की अगर समझ आपकी नहीं बनी तो फिर 11-12 इंटर, बीएससी, एमएससी, ये जो छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें हैं वो जाकर लगातार आपको परेशान करेंगी। तो आइए आज हम सर्किल के छोटे छोटे प्रत्येक बिंदुओं को, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, एक छोटा सा वीडियो बने ये होगा, लेकिन उन सारे चीज़ों का समावेश होगा जो वृत्त से संबंधित है, सर्किल से संबंधित है। तो आइए हम देखते हैं इसके विषय में। ये आपका सर्किल है। अब सबसे पहले तो जाने कि ये जो सर्किल है इसकी परिभाषा क्या होगी। सर्किल में एक केंद्र है और ये एक वृत्ताकार पथ है। कुछ लोग सर्किल यानी वृत्त और गोले में अंतर भी नहीं समझ पाते। ज़्यादातर सर्किल की परिभाषा देते समय वो कहते हैं गोलाकार, गोल में गोलाकार होगा कि वृत्त में गोलाकार होगा। वृत्त का जो पथ होगा वो वृत्ताकार होगा, न कि गोलाकार होगा। पहले इस डाउट को आप क्लियर कीजिए। वृत्त को एक समतल में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जबकि गोले को नहीं। गोले को स्फीयर कहते हैं, गोले को नहीं, क्योंकि गोले में क्या होता है, एक ऊंचाई होती है। आप कैनवस की गेंद ले लें, क्रिकेट की गेंद ले लें, वॉल्यूम ले लें, गुब्बारा ले लें, फुटबॉल ले लें, आप उसको किसी भी समतल पर रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी एक हाइट आएगी, एक ऊंचाई आपको मिलेगी, जबकि सर्किल में नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सर्किल और गोले में अंतर है। सर्किल और वृत्त और गोले में अंतर है। वृत्त एक समतल में हम उसके फिगर को आसानी से बना सकते हैं, जिसमें ऊंचाई 9 के बराबर होती है, जबकि गोले में ऊंचाई होती है। तो अब इसकी परिभाषा देने का प्रयास करें।
सर्किल की परिभाषा देने में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर बच्चे, बहुत मेधावी छात्रों के विषय में बता रहा हूँ, वो भी ज़्यादातर क्या करते हैं कि किताब की रटाई चीज़ों को जो है वो मतलब लिखी चीज़ों को याद कर लेते हैं, उसी को एक दिमाग में बना लेते हैं, वो उसको परिभाषा में देते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन आज याद है कल भूल जाएगा। आप स्वयं से बनाइए कि इसकी हम क्या परिभाषा दे सकते हैं। अगर मान लो कि इसको एक नियत बिंदु मान लें या स्थिर बिंदु मान लें, ये जो पॉइंट है इसको एक नियत बिंदु मान लें या स्थिर बिंदु मान लें, तो स्थिर बिंदु से या नियत बिंदु से यह जो वृत्ताकार पथ है, इसके वृत्ताकार पथ पे जितने भी बिंदु हैं सबको यदि मिलाया जाए तो उनकी लंबाई आपस में बराबर होगी। इस प्रकार से घिरी हुई आकृति को वृत्त कहते हैं। और ये जो नियत बिंदु है इसे कहते हैं केंद्र या सेंटर। अगर एक नियत बिंदु से एक स्थिर बिंदु से ये जो वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ पे जितने भी आपके ये बिंदु हैं, अगर सभी को हम मिलाएं किससे, नियत बिंदु से, तो नियत बिंदु और वृत्ताकार पथ पे जिस बिंदु को मिलाते हैं जितनी भी रेखाएं खींचे सब आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इस प्रकार से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं, सर्किल। और ये जो नियत बिंदु है गणितीय भाषा में इसी को कहते हैं केंद्र। इसको क्या कहते हैं, केंद्र। नियत बिंदु से इस वृत्ताकार पथ पे कोई भी एक रेखा आप लें, जैसे मान लो ये O है और ये हमने मान लिया A, तो ये OA को हम कहते हैं त्रिज्या। OA को क्या कहते हैं, त्रिज्या, रेडियस। OA आपकी रेडियस है। और जितनी भी रेखाएं खींचे, मान लो एक B खींचा, ये C खींचा, चाहे OB हो या OC हो, सभी की सभी क्या है, त्रिज्या है। सभी की सभी त्रिज्या हैं और इसको अक्सर हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से। अब हम जरा विचार करें कि एक सर्किल है और ये जो आ रही है ये रेखा त्रिज्या, इसको हम आगे तक बढ़ा दें और जो वृत्ताकार पथ है उसके दूसरे सिरों को यह स्पर्श करे, तो अब इसको मान लें हम C। तो BC, आप विचार कीजिए BC क्या है। तो BC को हम देख रहे हैं कि OB भी आपकी त्रिज्या है और OC भी आपकी त्रिज्या है, क्योंकि वृत्ताकार पथ पे नियत बिंदु से केंद्र से जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो यहाँ तो दो त्रिज्या मिल रही है, एक OB मिल रहा है और एक OC मिल रहा है, तो OB बराबर OC भी होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। और नियत बिंदु से दूरी क्या होगी, बराबर होगी, तो OB और OC भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन ये अगर हम पूरे BC को कहें तो इसको कहेंगे व्यास, ये है व्यास। और इस व्यास को हम कह सकते हैं R प्लस R, और व्यास को D से डिनोट करते हैं, R प्लस R। अब या ऐसे भी कर सकते हैं कि BC जो है वो है आपका OB और प्लस OC। अब व्यास को यदि हम परिभाषित करना चाहें, व्यास की क्या डिफिनीशन होगी, किसे व्यास कहेंगे, तो वृत्त के परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली वो सभी रेखाएं, वृत्त के परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली वो सभी रेखाएं जो केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यास। एक बार पुनः देख लें, वृत्त के परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा, केवल एक शर्त है कि वो केंद्र से होकर के जाए। यदि केंद्र से होकर के जाती है तो उसको हम कहेंगे व्यास। और यह जो व्यास है यह R प्लस R यानी दोनों त्रिज्याओं के योगफल के बराबर है, और दो त्रिज्याएं हैं आपकी OB और OC। और ये जो वृत्ताकार आप पथ देख रहे हैं, ये जो वृत्ताकार पथ देख रहे हैं, ये
ये वृत्ताकार पथ आपका जो है इसे कहते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसे? परिधि। इस वृत्ताकार पथ को ही कहते हैं हम परिधि। तो अगर हम परिधि को कहें तो पूरे वाह्य जो इसका वृत्ताकार पथ है, पूरे एक चक्कर को हम कहते हैं। अगर यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ से चलते हुए फिर अगर यहाँ आके हम रुक गए तो ये एक चक्कर यानी इस वृत्ताकार पथ पे पूरे एक चक्कर चली गई दूरी को या लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि। तो हमने एक परिभाषा देखा कि केंद्र क्या होता है, उसके बाद वृत्त की परिभाषा, फिर त्रिज्या किसे कहते हैं और व्यास किसे कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपके पाठ्यक्रम के सवालों को हल करने में बड़ा मदद करेंगी। दिक्कत कब आती है? जब इन बिंदुओं को हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, इनके कंसेप्ट हमारे हृदय में पूरी तरह से आत्मसात नहीं होते हैं, जिसके वजह से प्रश्नों को हल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे विचार में आया कि क्यों ना आज इस पाठ्यक्रम में जो आपका सर्किल चैप्टर है, जो वृत्त का चैप्टर है, इसके समस्त बिंदुओं को हम आपको बताएं, जिससे कि आने वाले जो आपका फ्यूचर एजुकेशन है उसमें आपको पूरी तरह से पारंगत हासिल हो सके, आपकी समझ अंडरस्टैंडिंग बन सके। अब मान लो कि एक सर्किल है और इसकी त्रिज्या ये, एक और सर्किल ले लेते हैं, ये सर्किल ले लिया, इसका भी केंद्र O है। अब चूंकि दो वृत्त हैं, एक बड़ा वाला है, मान लो इसको B1, इसको मान लो A1, ये वाला एक बड़ा त्रिज्या है और एक छोटी त्रिज्या है। तो यदि एक ही केंद्र से विभिन्न मापों की त्रिज्या लेकर यदि सर्किल बनाया जाए तो ये जो केंद्र है इसी को कहते हैं शकेंद्र। तब इसी केंद्र को क्या कहेंगे? शकेंद्र। तब ये हो जाएगा शकेंद्र। यानी एक ही नियत बिंदु से, एक ही केंद्र से अलग अलग माप के अगर हम वृत्त खींचते हैं तो जिसको हम केंद्र बोला करते थे अब उसी को बोलेंगे शकेंद्र। अब कुछ और विचार करते हैं। ऐसे देखिए जरा कि अगर एक सर्किल है, ये आपका सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। एक हमने लाइन खींचा A, B और यहाँ पे है C और यहाँ पे है D। एक और लाइन खींचा, ये है L और ये है M और ये है T और ये है Q। ये मैं देखा। तो अब देखिए ये जो AB है, AB यानी परिधि के दोनों सिरों को प्रतिच्छेद करते हुए जो रेखाएं आगे निकल जाती हैं उसे कहते हैं छेदक रेखा। यानी AB और LM छेदक रेखा है, ये छेदक रेखा है। लेकिन अगर TQ और CD जीवा है तो छेदक रेखा की क्या परिभाषा हो रही है कि सर्किल की जो परिधि है या जो बाह्य वृत्ताकार पथ है, यदि कोई रेखा दोनों किनारों को आर पार करती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई बाहर निकल जाती है तो उस रेखा को कहेंगे छेदक रेखा। और यदि जो परिधि है परिधि तक ही स्पर्श करती है, जैसा TQ को लें या CD को लें, तो इसे कहेंगे जीवा। एक एक बिंदु को आप जो है ध्यान देते हुए जाइएगा। बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा मज़ा आता है, बशर्ते आपका ध्यान इस पे बना रहे। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुश्किल से 15-20 मिनट का ही वीडियो होगा। अगले वीडियो में इस पे संबंधित आपके ढेर सारे सवाल मिलेंगे, लेकिन मैं सोचा कि पहले इसकी अवधारणा को, इसकी कंसेप्ट को, इसकी परिकल्पना को अच्छे से समझ लिया जाए। आप देखिए ये आपका सर्किल, विचार करते जाइएगा। एक जीवा यहाँ, एक ये जीवा, एक ये जीवा,
एक ये जीवा और एक ये जीवा और एक ये जीवा, ये सारी जीवाएं हैं। और इस पे हमने एक लंब खींच दिया और एक ये जीवा। हम क्या देख रहे हैं, स्वयं अपनी नज़रों से देखिए, हम क्या देख रहे हैं अपनी सूक्ष्म आंखों से। आप इसका अवलोकन कीजिए कि केंद्र से जितनी दूरी जीवा की बढ़ रही है, ध्यान दीजिएगा, केंद्र से जैसे जैसे दूरी जीवाओं की बढ़ रही है वैसे जीवा की लंबाई कम हो रही है। तो हम एक परिभाषा दे सकते हैं कि जो जीवा केंद्र से सबसे ज़्यादा दूरी पर होगी वो सबसे छोटी होगी और केंद्र से जो सबसे नज़दीक होगी वो बड़ी होगी। ध्यान दीजिएगा, केंद्र से जो जीवा सबसे ज़्यादा दूरी पे होगी वो सबसे छोटी जीवा होगी और केंद्र से जो सबसे नज़दीक होगी वो सबसे बड़ी जीवा होगी। और एक और चीज़ देखिए कि वो जीवा जो बिल्कुल केंद्र से होके जाएगी वो सबसे बड़ी जीवा होगी और उस बड़ी जीवा को ही क्या कहते हैं, व्यास। यानी सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास। और वो व्यास जो है दो त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होता है, ये हमने देखा। अब एक और कल्पना करें कि मान लो कि एक सर्किल को, ये सर्किल है और सर्किल को ये सेंटर है, हमने यहाँ से काट दिया तो दो वृत्त बने, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। तो बड़े वाले को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और छोटे वाले को कहते हैं लघु वृत्तखंड। ये छोटा वाला लघु वृत्तखंड है। कुछ और चीज़ों को आप देखिए, एक और सर्किल है, ये सर्किल। अब ये सेंटर है, ये मैं खींचते हुए जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये AB और ये CD, ये आपका सेंटर है। ये सभी की सभी क्या है, जीवाएं हैं। सारी की सारी क्या है, जीवाएं हैं। लेकिन जीवाएं हमेशा दो बिंदुओं को स्पर्श करती है, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ। लेकिन यहाँ गौर कीजिए, AB में यह केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्पर्श रेखा। और यहाँ भी देखिए CD में केवल वृत्त के परिधि पे किसी एक बिंदु को स्पर्श करती है, तो ये भी आपकी स्पर्श रेखा, ये आपकी स्पर्श रेखा है। अब एक चीज और देख ले कि अगर ये जीवा इसके समांतर, ये 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 इसके समांतर, इसके समांतर, इसके समांतर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी, समांतर होगी, क्योंकि सब एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। तो यदि समांतर पे हम एक मतलब परिभाषा देना चाहें तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो, एक AB और एक CD। एक और देखिए, ये मान लो कि एक बिंदु है और ये स्पर्श रेखा हमने खींची, ये स्पर्श रेखा, ये ABC और ये आपका O है और ये हमने खींचा। केवल थ्योरम आपको बता रहा हूं, इसको हमने मिला दिया। तो थ्योरम ये है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में, अगले वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे, केवल आप थ्योरम जानिए कि स्पर्श रेखा, देखिए ये क्या है, AB क्या है आपकी स्पर्श रेखा है
और ओसी क्या है? त्रिज्या है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये ध्यान रखिएगा, थ्योरम बड़ा यूनिक थ्योरम है और बड़ा इसका उपयोग है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, या ये कह सकते हैं कि ए बी लंब ओ सी या ओ सी लंब ए बी, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंब हैं। कुछ और देखिए, एक और सर्किल बनाते हैं। ये एक और सर्किल बनाया और मैंने ये कर दिया। अब ये आकृति दो त्रिज्याओं से बनी है, इससे और इससे, यानी ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये O है, ये A है, ये B है। तो ये जो छायांकित कर रहा हूं इसे कहेंगे त्रिज्याखंड। ये आपका त्रिज्याखंड, ध्यान दीजिएगा, ये क्या आपका त्रिज्याखंड। और ये वाला जो है वो छोटा त्रिज्याखंड है और ये वाला आपका बड़ा त्रिज्याखंड है। ये लघु त्रिज्याखंड है ये, और ये जिसको छायांकित नहीं किया हूं ये क्या है आपका दीर्घ त्रिज्याखंड है। अब यदि इसको हम ऐसे मिला दें, ये ए बी को मिला दिया, तो देखिए ए बी अगर एक तरह से देखें तो ए बी क्या है आपकी जीवा है, और दूसरा अगर यहाँ मान लो एक सी ले लें, ए सी बी देखें तो ये क्या है आपका चाप। तो ए सी बी क्या है चाप, ये आपका चाप है, आर्क है, और ए बी क्या है जीवा है। ये चाप है और ये जीवा है। अब केवल इस भाग को अगर ध्यान दीजिए तो ये क्या है वृत्तखंड है। ये इतना एरिया क्या है वृत्तखंड है। यह टोटल एरिया क्या है त्रिज्याखंड है। और यह ऊपर वाला क्या है ये वाला जिसको कि छायांकित नहीं किया हूँ, रंगा नहीं हूँ, ये है आपका दीर्घ त्रिज्याखंड। ये वाला पूरा लघु त्रिज्याखंड। और सिर्फ इतने की बात करें, ये इतने की बात करें तो यह है वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। कुछ और देखिए, एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है, और ये एक जीवा है ए बी। इस जीवा से इसके परिधि पे हम कोण बनाते हैं। अब ये कोण, ये कोण, ये सभी आपस में बराबर होते हैं। ये थ्योरम है कि एक सर्किल के अंदर कोई जीवा हो और इस जीवा से परिधि पे जितने भी कोण बनेंगे सभी आपस में क्या होंगे बराबर है। याद रखिएगा कि एक सर्किल के अंदर कोई जीवा हो और इस जीवा के द्वारा परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे सब आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। चाहे ये कोण हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। दूसरा देखिए, एक सर्किल है और ये इसका सेंटर है। ये सर्किल सही नहीं बना, इसको दोबारा बनाता हूँ। ये सर्किल है आपका, ये सर्किल है, इसका सेंटर है, इसको हमने ये व्यास खींच दिया। ये O है, ये A है, ये B है, और इस व्यास के द्वारा जितने भी परिधि पे कोण बनेंगे, जितने भी, ये सभी के सभी 90 डिग्री के होंगे। चाहे नीचे बनाइए, कहीं भी बनाइए, ये सभी के सभी 90 डिग्री के होंगे। अगले वीडियो में आपको सारे के सारे थ्योरम को सिद्ध करके बताएंगे। तो मैं क्या बताया कि यदि एक सर्किल है और सर्किल में यदि अर्धवृत्त बना दिया जाए या व्यास के द्वारा उसको दो भागों में बांट दिया जाए, यह भी कह सकते हैं कि व्यास ही एक ऐसी रेखा है
व्यास ही एक ऐसी रेखा है जो सर्किल को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। व्यास क्या है? एक ऐसी रेखा, एक ऐसी जीवा जो सबसे बड़ी होती है। व्यास क्या है? 2 त्रिज्याओं के योगफल को व्यास कहते हैं। व्यास क्या है? एक ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 हिस्सों में बांटती है, उस रेखा को क्या कहते हैं? तो मतलब किताब में लिखी हुई बातों से याद करने से बेहतर है, काफ़ी बेहतर है आप स्वयं को मतलब अपने हिसाब से डिफिनीशन अपने एक परिभाषा देने का प्रयास करें। वो आपका अपना होगा और ताज जिंदगी भूलेंगे नहीं। जो याद करेंगे ना, आज याद है कल भूल जाएगा, लेकिन जो कंसेप्ट आप बना लेंगे और अपने द्वारा प्रस्तुत करने की शैली जब याद कर लेंगे ना, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी याद करने की। और वैसे भी कहा गया कि रटंतु विद्या घटंतु विद्या, समझ ज़्यादा अच्छी होती है अपेक्षाकृत याद करने से। मैं नहीं कहता कि स्मरण करना गलत है, स्मरण बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको स्मरण करना पड़ेगा, लेकिन उससे कई गुना बेहतर है, मेरा यह मानना है कि अपनी समझ से किसी चीज़ का परिभाषा देना, अपने हिसाब से, अपने शब्दों के संयोजन से, अपने तरीके से उस बात को प्रस्तुत करना लाख दन बेटर। लेकिन अब विडम्बना है कि मतलब कहीं भी पढ़ाया जाता है तो किताब से परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा तो बस वो किताब से जो देगी है उसकी याद करा दिया जाता है। होना तो ये चाहिए कि मतलब बच्चे स्वयं अपने अपने शब्द को जोड़ करके अपने हिसाब से दे। उसमें क्या होगा कि एक बच्चा कुछ दूसरे टाइप का देगा, एक छात्र कुछ दूसरे टाइप का देगा, दूसरा तीसरे टाइप का देगा, चौथा अपने हिसाब से देगा, तो सबके एक अलग अलग डिफिनीशन हो गए, लेकिन बात क्या होगी? वही होगी। तो वो ज़्यादा बेहतर है। अपनी टूटी फूटी भाषा में परिभाषित करके देना कई गुना बेहतर है एक लिखी हुई बात को याद करके देने से, बशर्ते कि आपके शब्दों का तारतम्य सही हो, आपके कहने का भाव सही हो, सेंस आपकी पूरी क्लैरिटी लिए हुए हो। तो ये मैं कह रहा था कि मतलब अर्धवृत्त में व्यास से जितने भी परिधि पे कोण बनेंगे सारे के सारे क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ये एक सर्किल है, ये सेंटर है। ये कोण बना रहा हूं। ये मान लो ए बी जीवा है, ये सी है, ये ओ है। मेरे कहने का मतलब है कि सर्किल के अंदर कोई जीवा हो और उस जीवा से 2 कोण बनाए जाए, एक केंद्र पे बनाया जाए और एक परिधि पे बनाया जाए। एक सर्किल जिसके अंदर कोई जीवा हो और उससे 2 कोण निर्मित किया जाए, एक कोण जो है केंद्र पे बनाया जाए और दूसरा कोण परिधि पे बनाया जाए, तो जो केंद्र पे कोण बनेगा वो दूना होता है परिधि पे बने हुए कोण के, यानी कोण ए ओ बी इक्वल टू 2 कोण ए सी बी। ये भी एक अच्छा थ्योरम है, आत्मसात करने योग्य है। अब मान लो एक सर्किल है, सर्किल के बाहर कोई मैंने बिंदु लिया और यहां से मैंने ये स्पर्श रेखा खींचा, ये स्पर्श रेखा खींचा, ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ ये स्पर्श बिंदु है, इसको केंद्र से मिला दिया। ये आपका P है, ये आपका O है, ये आपका A है और ये B है और ये OP को मिला दिया। तो थ्योरम में कहता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से यदि 2 स्पर्श या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जाए, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए, तो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी PA बराबर PB, PA बराबर PB, ये स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। और सिद्ध करेंगे इसको अगले वीडियो में। हो सकता है कुछ बिंदु अभी हमारे जहन से उतर गए हों या छूट गए हों या अभी तत्काल मेरे जहन में नहीं पड़ रहा है, तो इसको कहते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। एक ऐसे भी स्पर्श रेखा होती है
ये देखिए ऐसे भी एक स्पर्श रेखा बनती है। ये भी स्पर्श रेखा है। इसे बोलते हैं तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसे। और ये तो आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, एक ही बिंदु से होकर के जा रही है, और ये तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। मेरे ख्याल से जो भी मेरे को याद पड़ रहा है उतना मैं लगभग बता दिया हूँ, और जो अगर कोई छूट गया होगा जहन से मेरे नहीं होगा तो उसको आपको आने वाले वीडियो में ये दूंगा। देखो ये वीडियो मेरे बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि सर्किल की आप मतलब पूरी अवधारणा को समझिए, उसके जितने बिंदु हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं, जैसे जीवा है, जैसे छेदक रेखा है, उसका सेंटर, उसका व्यास, वो स्पर्श रेखा, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, बृहद वृत्त, बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, चाप, इसके विषय में, और सेंटर, फिर सेंटर से जितनी दूरी पे जीवाएँ होगी उसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी, जो बिल्कुल करीब होगी सेंटर से वो क्या होगी। इन सब सारी चीज़ों का जब आप बिल्कुल आपके जहन में रहेगा तो जो सवाल आपके सामने आएंगे ना, तो उसको लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से लगाएंगे। तो इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखिएगा, अच्छे से अवलोकन कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा, अगर आत्मसात किया, तो जो आपकी प्रश्नावली है उसमें ज़्यादातर सवाल आसानी से सुगमता से आप हल कर सकेंगे। और फिर अगले वीडियो में वृत्त से ही संबंधित अगले वीडियो में उसमें के जो मुख्य सवाल हैं उन सवालों को हम आप प्रस्तुत करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगले वीडियो 2-3 दिन में मैं पुनः इसी से संबंधित, सर्किल से ही संबंधित आपको मिलेगा। जय जय भारत।